कर एक राजनीति में हम लोग खुद आएंगे तो हमारी सीटें आएंगी और राजनीति में हमारा दबदबा बढ़ेगा तो समाज का काम होगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो सम्राट और हमारे जो पूर्वज जो हमारी जो धरोहर है राष्ट्रीय चिन्हों की, जो जहाँ जहाँ चिन्ह हमारे रखे हुए हैं उनको धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। और साहब ने और विनीत जी ने जो अयोध्या में राम मंदिर का जो खुदाई चल रही है, उन्होंने और उनके सहयोगी पार्टियों ने मिलकर सुप्रीम में एक पिटीशन भी लगाई थी कि भाई जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वहां पे पहले बुद्ध स्थान था, लेकिन उनकी वो लड़ाई भी थी। एक अपने चिन्हों को बचाने के लिए उन्होंने जो एक कदम उठाया, मैं बहुत तहे से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आज भारत के अंदर इस रामफल जी ने चिन्ह हमारे पास लाए हुए हैं, ये अभी आप लोग को हम देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की जो धरोहर है, जो निशानियां हैं, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इस निशानी को हमको बचाने के लिए हमारा राजनीति के अंदर उतरना बहुत जरूरी है। और सभी लोगों को, जो भी मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी और अदर ओबीसी राष्ट्र के हैं, सबको एकजुट करके लेंगे तभी हमारा बचाव होगा और हमारी जो धरोहर है उसको हम बचा पाएंगे। कि आने वाला जो पीरियड है, आप देखते हो संविधान को बदलने की बात चल रही है। आज आपको जो रक्षा मिली हुई है, जिसके अंदर आपको सुरक्षा मिली हुई है, उस सुरक्षा को हटाने की जो बात चल रही है, उसलिए हम लोगों के लिए बहुत आने वाले समय में यदि संविधान में छेड़छाड़ हो जाएगा तो आज हम लोग जो शांति से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत जो हो रही वो सब भी हट जाएगा। इसीलिए राजनीतिक पार्टी के अंदर हमारे लोगों का जाना बहुत जरूरी है। आज हमारी सुरक्षा रहेगी तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आगे ओम प्रकाश जी से भी अनुरोध करता हूं कि भी आप भी इसमें कुछ प्रकाश डालिए, इस मंच के अंदर अपना भी वक्तव्य दी, किस तरह से इस पार्टी को गुजरात में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो मैं श्री आरपी मौर्य जी का स्वागत करूंगा गुजरात के धरती पे, अहमदाबाद में, क्योंकि इनको हम लोगों ने कल मीडिया से ही सुना था या मीडिया में ही देखा था। आज ऐसा अवसर मिला है कि हम लोग उनको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, ये हम लोग का अहोभाग्य है। दूसरी बात ये कहनी थी कि जब राम मंदिर की मतलब खुदाई मतलब बनाने की, तो वहाँ बहुत सारे अवशेष मिले थे बुद्ध मंदिर के, जिन अवशेषों को वहां से गायब कर दिया गया, क्योंकि जो साकेत था, जो वहां की जमीन थी, वो पहले बुद्ध विहार ही। अब क्योंकि जो पावर में होता है वो अपना लाभ कर लेता है। आरपी यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में रीट भी फाइल की थी, ठीक है, रीट में सफलता मिली या न मिली वो दूसरी बात है, बाकी एक पहल हमारे यहाँ से हुई। अब हमारा जो साम्राज्य रहा वो कितना विशाल रहा, किस तरह का साम्राज्य रहा, कितना लोग हित में काम करने वाले लोग थे, वो हम सभी जानते हैं। अशोक के काल में आप ये सोचिए कि आदमी तो आदमी, पशुओं के लिए भी अस्पताल थे। आज हम देखें तो करीबन 2200-2300 साल हुए। अगर उस समय की सोच इतनी विकसित थी तो आज तो हम कहाँ पे हैं। तो हमें अगर वास्तव में शासक बनना है भारत का, तो सबसे पहले तो जो मतभेद है टाइटल्स को लेके, क्षेत्र को लेके, इनको दूर करना पड़ेगा। कहने के लिए हम 14% है यूपी, बाकी 14 भागों में बटे हुए, हमारा प्रतिशत 1 भी नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि जो जहां हो एक बन के रहे, एक स्वर में गाए, और जब एक स्वर में गाएंगे तो वो आवाज ऊपर तक जाएगी, आपके संगठन को लोग पहचान पाएंगे, और जब आपका संगठन बनेगा तभी आपका रास्ता जो सत्ता के लिए है वो प्रशस्त होगा। उसके बिना कोई आपको पूछेगा नहीं। उसमें श्री आरपी जी अच्छा पहल कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गुजरात के लोग भी जो अपना उनका होगा, उनको जो भी है, हम लोग यहाँ से भी सहयोग देंगे। इसी वाणी के साथ मैं यहाँ थैंक यू।
अब मैं वक्तव्य आरपी मौर्य जी अब स्टेज पे आए, तो यहाँ पे भी इनका स्वागत करना बहुत जरूरी है, तो आपका वेलकम था। तो मैं भगवान देव मास्टर साहब से अनुरोध करता हूँ गुलाब के फूल के द्वारा उनका स्वागत किया जाए। भगवान देव मास्टर की ये अशोका स्कूल है, अपने स्कूल भी नाम अपने महान सम्राट के नाम पे ही रखा गया है। आज इस भूमि पे अपने आकर अहमदाबाद में अवधपुरी की जगह को आपने पावन किया है। इसके बाद मैं रामफल मौर्य जी को भी बोल रहा हूं, उनका स्वागत करें। प्रदीप जी। रामफल मौर्य जी भी अपने समाज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और वो जो ये इन्होंने जो परिश्रम करके ये जो बुक लाया अभी आप सबको वितरण किया जाएगा। इसके बाद ओम प्रकाश जी मौर्य जी से मैं अनुरोध करता हूं वो भी इनका स्वागत करें। हमारे गुजरात मौर्य समाज के महामंत्री गोपीनाथ मौर्य जी से मैं अनुरोध करता हूं वे भी आरपी मौर्य जी का स्वागत करें। अब कल से लगे हुए प्रदीप मौर्य जी ने को भी मैं अनुरोध करता हूं आप स्वागत करिए। हाँ, अब इसके बाद पप्पू मौर्य जी से मैं अनुरोध करता हूं कि पूरी व्यवस्था प्रदीप जी ने और पप्पू जी ने ये संभाला हुआ है, ये कारवा उनके द्वारा ही आगे बढ़ा हुआ है। शैलेश कुशवाहा जी से अनुरोध है, ये बिल्डिंग इन्होंने ही बनाई है इसलिए ये बिल्डिंग मजबूत है। और आपका अरविंद मौर्य जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि आरपी जी का स्वागत करें। अब इसके बाद मैं भी स्वागत कर दूं, क्योंकि अवधपुरी हम लोग का यहाँ मौर्य का 40 से 50 मकान है। एक्चुअली क्या है सर, ये सब नौकरी धंधे भी लगे हुए इसलिए हाजिरी कम है। बाकी आपको यहाँ 100-200 आदमी हमारे इस क्षेत्र में से आपको मिल जाते हैं, पर नौकरी धंधे के कारण हम लोग थोड़ा आपसे क्षमा याचना करते हैं। पर आने वाले दिनों में जब बुलाएंगे तो 1000 की तादाद में यहाँ आदमी मिलेंगे आपको। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सेक्रेटरी जी। जीतू भाई मौर्य यहाँ कहीं वो स्टेज के पास आ जाए, आरपी जी का स्वागत करें। इसके बाद गुजरात मौर्य समाज के कोषाध्यक्ष गोविंद मौर्य जी से अनुरोध करता हूँ वे भी आरपी जी का स्वागत करें। एक लास्ट महिला विंग के अध्यक्ष आशा जी से मैं अनुरोध करता हूँ वे भी पीछे महिलाओं की भी टीम की भागीदारी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन प्रचार में महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा, कोई वोट मिलेगा।
अब कोई स्वागत में कोई बाकी हो, है ना? जो भी बाकी हो कोई रह ना जाए, क्योंकि बार बार ये अब दिल्ली से आए हुए हैं सर, फिर आपको ऐसा क्या मैं स्वागत में रह गया, ऐसा कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। स्वागत के साथ साथ में अब इनको हमें पूरे भारत में इनको चमकाना है, और अपने जहां भी यूपी में जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं हर जगह इनका प्रचार कर देना है। क्योंकि राष्ट्रीय जो भी पार्टी बीआरएफ आरपी जो पार्टी है हमारी, अब वोट उनको ही पड़ना चाहिए। जहां भी इनका नाम आएगा वहां पे हम लोगों को वोट देना पड़ेगा और उनको जिताकर आगे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले दिन के अंदर हमें अशोक सम्राट के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उनके उद्देश्य जो उन्होंने बताए थे, आज मौर्य वंश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए आरपी मौर्य जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस पार्टी को इतने आगे ले जाए कि हमारी जो पुरानी जो बातें हैं जो किताबों में भी हैं और खुदाई में भी निकल रही हैं। आज विश्व के अंदर महान महात्मा बुद्ध के नाम ने हमारे मोदी साहब भी बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध से पहचानते हैं। यहाँ पे नहीं बोलेंगे पर विश्व में कहीं भी जाएंगे तो हमारी पहचान बुद्ध से है। अब इसके बाद मैं भगवान दिन मास्टर साहब से कहूंगा आप दो शब्द कहिए, 2 वक्त इस आरपी जी के लिए। इस अहमदाबाद की धरती पर हम सब लोग जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं और आपसे अभिलाषा रखते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और हम सब लोगों को जैसा हो सके वैसा करने के लिए कहिए। और ये हम लोग यहाँ पर अपने यूपी बिहार से आए हुए हैं। अभी तो यहाँ पर हम लोग इतनी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। सन 80 के पहले यहाँ की ये कंडीशन थी कि एक आदमी बाजू में रहता हो तो हम लोग नहीं जान पाते थे, लेकिन यहाँ के गुजरात मौर्य समाज ने इतनी उन्नति की है कि एक घर पे जा करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि अहमदाबाद के लोग बड़ौदा भी गए, सूरत भी गए, वहाँ के लोगों को संगठित किया और संगठित करने के बाद में आज इस समय चालू का दिन है, यानी सबकी नौकरी चालू है। नहीं तो आपको कम से कम 400-500 यही पर मिल जाते और सबके सभी लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पहुंच रहे हैं। सर हमारे यहाँ के बच्चे सोचिए यूपी से आ करके पढ़ाई लिखाई में इस समय इतना यहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे जज बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। और अभी ये तो हमारा क्षेत्र जो है थोड़ा अलग क्षेत्र बन जाता है। आप इसी अहमदाबाद के पूर्वी भाग में गए होंगे तो शाम तक तो कम से कम 1000 आदमी इकट्ठे हो गए। अपने समाज से बोल रहा हूँ, इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा समाज जो है बहुत ही विकास कर रहा है बिना किसी भेदभाव के, सबके सभी लोगों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपने यहाँ के जो यहाँ रहते हैं लोग, वो लोग यहाँ से पैसा कमा करके गाँव में चले जा करके वहाँ बनाना चाहते हैं। और अभी यहाँ पर सब लोग जितने लोग हैं अपने बच्चों को यहीं पढ़ा करके यहीं पर शादी विवाह करके सब कुछ करके यहीं से करना चाहते हैं। हमें बता दे रहे सब हमारे यहाँ की गुजराती एक ऐसा है, हमारे यहाँ पे अहमदाबाद सूरत कहीं पर भी गुजराती पढ़ी हुई लड़कियां हमारे यूपी में बिहार में या कहीं भी जावे तो उनको सेट लेने में बहुत दिक्कत होती है। ये यहाँ पे सारा फ्रेंकली माइंडेड है। लड़की अकेले ही बड़ौदा जाती है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पढ़ाई करती है, लौट करके आती है, सर्विस करती है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम न लेकर के अपनी इसके बाद गुजरात मौर्य समाज के महामंत्री गोपीनाथ जी से मैं अनुरोध करता हूँ वे भी सर के लिए 2 शब्द कहें। उन्होंने हमें समाज के नाते उनको आगे हमको बढ़ाना है और राष्ट्रीय लेवल पर उनको ले जाना है। आप सभी को
नमस्कार। हमारे बीच आए हुए आज हमारे क्षेत्र से और गुजरात की धरती पर आए श्री आरपी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस धरती पे इन्होंने अपना सभी के सामने कम से कम अपनी पार्टी का नाम तो रखा। हम लोग राजकारण से जुड़े हुए नहीं, फिर भी आज जो प्रगति हम लोग कर रहे हैं वो आगे के समय में हमारे और हमारे आगे की सभी जनसंख्या जो भी हमारी रहेगी उसके लिए बहुत बहुत काम आएगा। इसके बाद श्री आरपी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध अखंड भारत के जनक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान, वर्तमान भारत के जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा के प्रतिरूप सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, भारत लेनिन, बाबू जगदेव प्रसाद और न जाने तमाम कितने महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, समाज में, जिन्होंने अपने मानव जाति के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे तमाम महापुरुषों को मैं गुजरात के इस धरती से, अहमदाबाद की इस धरती से कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूं। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और इस कार्यक्रम के आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले ये इंग्लिश मीडियम स्कूल अशोका, जो कि नाम रखा हुआ है पहले से ही, अशोका इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आयोजक कमेटी जो कि इसमें लिखा नहीं कहीं पे, गुजरात मौर्य संस्था, गुजरात मौर्य समाज, नाम बड़ा बृहद है। जो संस्था ये चल रही है, वास्तव में इस संस्था का उद्देश्य जो है मानव हित में, समाज हित में होगा, और इस संस्था को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर से माननीय श्री भगवान दीन मौर्य जी, श्री भाई पप्पू मौर्य जी, रामफल जी, आप बहुत पहले से हमसे परिचय हैं, परिचय आपका, विक्रम भाई मौर्य जी, प्रदीप भाई मौर्य जी, विक्की कुशवाहा जी, जितेंद्र मौर्य जी, श्री ओम प्रकाश मौर्य जी, और हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री जगदीश मौर्य जी, श्री गोपी भाई मौर्य जी एंड श्री गोविंद राम मौर्य जी, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस प्रकार से आप सभी ने मान सम्मान यहाँ पर दिया और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा, प्रेम और प्यार दर्शाया है, विश्वास दिखाया है, उसके प्रति मैं आरपी मौर्य सदा आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का जो आने का हमारा उद्देश्य है, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जब किसी चीज की तलाश होती है, तो कहीं ना कहीं उसका आविष्कार हो ही जाता है, नेचुरल टेंडेंसी है। दूसरी बात यह है कि आज इस धरती पे आने का जो हमारा उद्देश्य मेन है, वो ये है कि भारत देश के अंदर जहां जहां पर हमारी विचारधारा के लोग हैं, क्या हमारी बातें, हमारी विचारधारा या हमारे जो कार्य हैं उन तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया आजकल बड़ी हॉबी है, तो अगर वो प्रैक्टिकल रूप में आपके बीच में जाए तो बहुत गहराई से आप हमें समझ पाएंगे। अभी आज के लगभग 6-7 साल पहले मैं सूरत में गया हुआ था। उस समय पार्टी का गठन नहीं हुआ था, एक संगठन मात्र चला रहा था। जिन लोगों के बीच में मैं बैठा, जाना, समझा, समझाया, वे लोग शायद अब तक भूल गए थे।
और जिनको याद था तो वे नाम मात्र तक जान रहे थे, और पार्टी जो हमने गठन करी तो पार्टी का नाम सिर्फ पार्टी मात्र जानते थे कि जैसे तमाम पार्टियां आजकल देश में बन रही हैं वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कोई पार्टी आ गई है, इससे ज्यादा वो नहीं जानते थे। सोशल मीडिया से जुड़े भी हैं, लेकिन कल 2 दिन मतलब 2 दिन का 1 दिन पूरा हमने दिया 24 घंटे आपके सूरत में, कई लोगों से हमने मुलाकात करी और कार्यक्रम में पूरी बात हमने बताई। तो मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं, मंच से बोल रहा हूं कि जो भी व्यक्ति उस सभा में था और वो पूरी तरह 100% सहमत है, 100%। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई प्रश्न 1 घंटे के बाद उठता हो। और मैं यहां पर भी दावा करता हूं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं स्कूल के प्रांगण में हूं, स्कूल के प्रांगण में हूं और यहाँ पर बहुत विद्वान जो है वो गुरुजी बैठे होंगे, सब टीचर अध्यापक गण ही बैठे हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि टीचर कैन चेंज द नेशन। अगर टीचर ये सोच ले, जो हमारा अध्यापक ग्रुप है वो ये सोच ले कि यह देश को बदलना है, तो बहुत आसान है, इस देश को वो बदल सकता है। तो सभी अध्यापक गण यहाँ पर बहुत ही विद्वान हैं और महोदया जी भी आप बैठी हैं और वो भी अकेले हैं, कोई बात नहीं। जब कहीं क्रांति की बात होती है तो अकेले ही चलना पड़ता है। हम भी लगभग 10-12 साल से अकेले ही निकले और निकलते निकलते चलते चलते हमने कभी किसी को का इंतजार नहीं किया, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज वो समय आ रहा है कि जहां देखो वहीं पर बीआरपी की चर्चा लगातार बढ़ती चली जा रही है। जहां देखो आप, किसी भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपके मतलब क्या कहते राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लगातार लोग बीआरपी से जुड़ रहे हैं। तो उसका कोई ना कोई कारण है, वो कारण आपको जानना बहुत जरूरी है। बात को पार्टी के रिस्पेक्ट में जाने से पहले मैं थोड़ा भारत का सिनेरियो स्पष्ट कर दूं कि इस धरती पर जब मानव का जन्म हुआ और आज के मात्र 10,000 साल पहले जब आप जाएंगे तो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की बुक में लिखा हुआ है सर कि मानव नंगा होकर के घूमता था। मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी मात्र 10 साल पहले। हम इंसानों को ये नहीं पता था हमें रहना कैसे है, हमें खाना कैसे है, हमें चलना कैसे है। जहां जो जैसे पाता था वैसे खा लेता था, वैसे लेट जाता था, वैसे जो है आगे निकल जाता था, कोई तौर तरीका नहीं था। धीरे 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 मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो 2 प्रकार के लोग इस धरती पर डेवलप किए, पैदा हुए, आगे बढ़े। एक प्रकार के लोग ये थे कि अगर यहां पर अभी लड्डू मंगवाया जाएगा तो हर किसी को एक एक लड्डू मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। और कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम 2 लड्डू 3 लड्डू भी दे देंगे, क्योंकि छोटा बच्चा लड्डू खाने के लिए थोड़ा एक्साइटेड होता है, तो जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन। तो आरक्षण के तौर पे हम उस बच्चे को 2 लड्डू दे देंगे, बेटा कोई बात नहीं तुम खा लो, मेरा इरादा अभी नहीं है या मैं खाना खा करके आया हूं। ऐसे लोग यहाँ पर एक कैटेगरी के लोग ऐसे जन्मे जिन्होंने मानव मानव एक समान होने की बात करी और हर मानव को अधिकार और सम्मान देने की बात करी। वहीं पर दूसरा जो पाला था वो ऐसा हुआ कि जो है वो पूरा लड्डू अकेले खा जाना चाहता है। वो आएगा, लड्डू आपके सामने आएगा, यहाँ टेबल पे रखा रहेगा, तो अगर अभी हम आपको नहीं बांटेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। तो मैं कह दूंगा यार लड्डू में जो है कीड़ा पड़ गया है, लड्डू में कीड़ा पड़ गया है और इसलिए लड्डू जो है वो बेकार है, फेंकना पड़ेगा और उठा के लड्डू ले जाके अपने घर के अंदर रख लेंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसा फार्मूला लेकर के आएंगे
कि आपका हक और अधिकार जो है हम छीन लेंगे, जिसको कहते हैं शोषणकारी व्यवस्था। बहुत अच्छे से आप परिचय होंगे। लगातार आपके हक और अधिकार को छीन करके एक पर्टिकुलर तबके को, एक विशेष तबके को दिया जाता है और आपको ऊंच नीच की कैटेगरी में बांट दिया जाता है कि एक जो है ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, अगला शूद्र है, अगला उससे भी महाशूद्र है जिसको छूना ही पाप है। ऐसी व्यवस्था चलाने वाले इस देश में लोग अपना जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं और जो मानव मानव एक समान की बात कर रहे थे, आज के वर्तमान सिनेरियो में वे बहुत पीछे चले गए हैं। गए हैं कि नहीं? ये बात फैक्ट है। रीजन क्या है? कारण क्या है? अक्सर आपने सुना होगा सनातन धर्म की बात लोग करते हैं कि सनातन क्या है, और जो विषमतावादी व्यवस्था को लेकर के दिन रात चिल्ला रहा है वो कहता है कि मैं सत्य सनातन धर्म का अनुयायी हूं। अब आप बता दीजिए कि ऊंच नीच की जो व्यवस्था है वो सत्य कैसे हो सकती है, वो सनातन कैसे हो सकती है? सनातन शब्द का अर्थ है अनवरत सत्य रहने वाली व्यवस्था। अनवरत जो सत्य होता है, कहीं पर स्कूल में चेक करो, कॉलेज में चेक करो, घर में चेक करो, आसमान में चेक करो, खुले गगन के नीचे चेक करो, सब जगह वो सत्य ही होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, हवा चल रही है, सभी के नाक में जा रही है, वो आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है। चाहे कोई यहाँ पर निचले तबके का व्यक्ति बैठा हो और चाहे कोई जो है उच्च कैटेगरी का व्यक्ति बैठा हो, नहीं भेदभाव करती है। तो जो हवा है, हवा का जो धर्म है वो सत्य है, वो सनातन है। ऐसे ही ठीक सूरज है, सूरज जब चमकता है तो रोशनी देता है, वो यही नहीं जानता है कि मैं यादव जी के घर में जा रहा हूं, कि वर्मा जी के घर में जा रहा हूं, कि मौर्य जी के घर में जा रहा हूं। ये देखता है सूरज? कभी नहीं देखता है। तो सूरज जो है, सूरज का जो धर्म है वो सत्य और सनातन है। तो सूरज, चांद, हवा और पानी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, या करता है तो ये इंसानों ने हमारे अंदर भेदभाव क्यों पैदा कर दिया? आपको सोचने की जरूरत है। और इतना भेदभाव पैदा करने के बावजूद भी वो कहता नहीं, मेरा भेदभाव का जो तरीका है वो सत्य है, सनातन है। और हम लोग बैठ के सुनते रहते हैं। जब कोई झूठ 4 बार आपके दिलो दिमाग में बार बार परोस दिया जाए तो आप झूठ को भी सत्य मानने लग जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अक्सर जो है जब फिल्में बनती हैं, दादी जी, माता जी को जब फिल्में दिखाई जाती थी, कोई हीरो परेशान होता है, विलेन उसको मारता है, तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखा होगा आपने कि अरे यार ये बेचारा मारा जा रहा है, परेशान है, पीड़ित है, और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको ये पता है कि वो एक्टिंग है, एक्टिंग है, फिल्म चल रही है, लेकिन इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर दिया जाता है और आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये फिल्म नहीं चल रही है, ये वास्तव में सब कुछ हो रहा है, अगले के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। और अगर उसी फिल्म को बार बार देखते रहे तो झूठ को सत्य और सत्य को झूठ मानने में हमारा जो देश और समाज के लोग हैं ये पीछे नहीं रहते हैं। और जब उन्हें सत्य बताओगे तो वे उसी सत्य के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नहीं वो झूठ नहीं है, वो सत्य है, और जो तुम बोल रहे हो वो असत्य है। तो बहुत बड़ी सोशोलॉजी चाहिए इस समाज को आगे ले जाने के लिए। जब बात हम धर्म की करते हैं तो इस पृथ्वी पर
सबसे पहले पृथ्वी की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं। 2500 साल पहले हमारे ही यहाँ सारे, मुझे लगता है कि एक ही जाति वर्ग के हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, एक ही बिरादरी बोले, जातीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। हमारे ही जातीय में व्यवस्था में जन्मे या हमारे पूर्वज कह लीजिए, हमारे दादा, हमारे जो है बाप कह लीजिए, भगवान बुद्ध का जन्म 2500 साल पहले हुआ। उन्होंने सोचा, हमने अभी तुरंत बोला, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और आदमी का जो दिमाग है बहुत तेज चलता है। जैसे तलवार चलती है, तलवार जब चलती है तो वो लोगों को बचा भी सकती है और लोगों को गला भी काट सकती है, वैसे ये दिमाग चलता है। तो भगवान बुद्ध का जो दिमाग था वो यही सोचा करता था कि यहाँ समस्या क्या है, क्या कारण है समस्या का, और अगर समस्या है तो उसका निवारण क्या है, आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है, लोग जो मानते हैं जिस हिसाब से चलते हैं उसका समाधान क्या है। इसकी खोज में वो निकल गए। बहुत सारे विद्वान उस समय मिले और सभी विद्वानों को पछाड़ते 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 ज्ञान की उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए जो आज तक पूरे विश्व में मैं दावा करता हूं कि भगवान बुद्ध को कोई चैलेंज नहीं कर सकता उनके ज्ञान के आगे, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो। जो आजकल आविष्कार साइंटिस्ट कर रहे हैं वो 2500 साल पहले ही बता करके वो चले गए। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है, और ना समझो तो पूरा जो है संसार ही उसके लिए बाकी है। तो भगवान बुद्ध जो है विश्व के सबसे बड़े विश्व गुरु भी कहलाते हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े वैज्ञानिक भी कहलाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या इस देश के अंदर इतनी कम क्यों है, उसका क्या कारण है? जब भी हम किसी से बोलेंगे भैया आप चोरी करते हो, कहेंगे नहीं मैं चोरी नहीं करता हूं। मैं कहूं भैया आप झूठ बोलते हो, कहेंगे नहीं मैं झूठ से तो नफरत है मुझे। कहें भैया तुम किसी की हत्या करना चाहते हो, कहना मैं नहीं करना चाहता हूं। देखो बुद्ध के पंचशील की ही बात हो रही है ना। अभी रोड पे खड़े हो जाइए, पूछ लीजिए पंचशील के बारे में, किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन उससे बोलो आप चोर हो, नहीं मैं चोर नहीं हूं। आप किसी की हत्या करते हो, नहीं मैं नहीं करता। आप व्यभिचारी हो, मैं नहीं हूं व्यभिचारी। सब कह देंगे। तो जब तुम न चोरी करते हो, न झूठ बोलते हो, न व्यभिचारी हो, या ना किसी की चोरी करते हो, तब तो भगवान बुद्ध के सबसे बड़े उपासक तो भी हुए कि नहीं हुए ना, बताइए आप मुझे। लेकिन जो हमारी जड़ है, जहां से ये फार्मूला कंसेप्ट निकला है, उस कंसेप्ट को भुला दिया गया। कौन से लोग हैं जो उस कंसेप्ट को लाना नहीं चाहते हैं? अब इस कॉलेज के संस्थापक, इस स्कूल के जो संस्थापक हैं, उन संस्थापक के नाम को भुलाने वाला व्यक्ति ये स्कूल कितनी देर दूर तक लेकर जाएगा, हमें बता दीजिए। कितनी दूर तक लेकर जाएगा? मान लेते हैं जगदीश मौर्य जी आपके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, इस स्कूल की स्थापना किया, या 4 लोगों ने मिलकर के स्कूल की स्थापना किया, तो आने वाली पीढ़ी का क्या धर्म बनता है? वो क्या इनको भुला देगा? और भुला देगा तो जो इनका मिशन और उद्देश्य था, उस मिशन और उद्देश्य से भटक जाएगा, और भटक जाएगा तो ये एक दिन इस स्कूल में ताला लगना तय, क्योंकि गुरुजियां और बुराइयां इसमें समाहित हो जाएंगी नहीं हो जाएगी? मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जिस चीज को जिसने आविष्कार किया वो जिंदा रहे या ना रहे, वो सम्मान पाने का पूर्ण हकदार है, और जो उनका नाम डुबोता है, उनका नाम मिटाता है, उसको मैं सबसे बड़ा पापी मानता हूं, सबसे बड़ा पापी मानता हूं। यहां मैं गुजरात में आया हूं, आपके घर में रहूंगा, आपके घर में खाऊंगा, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, और बाहर जाके कहूंगा नहीं गुजरात वालों ने मुझे खिलाया नहीं, मैं तो होटल में खा के आया हूं। तो सोचिए मैं कितना बड़ा गद्दार हूं। मुझे नाम लेना पड़ेगा कि मैं स्कूल प्रांगण में गया और यहाँ पर आप जैसे महापुरुषों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया और कहा बेटा
दिल्ली का दरवाजा खोलिए और तोड़िए और आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा? तो वास्तविकता ये है, सत्य ये है, सनातन ये है। लेकिन इस देश के गद्दार, इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ लगातार लीपापोती फर्स्ट क्लास, लीपापोती फर्स्ट क्लास। और आप सोशल मीडिया पर देख देख करके हमारे आने वाली पीढ़ी का पूरा कंसेप्ट ही कंफ्यूज कर देता है। पूरा कंसेप्ट ही उसका जो है कंफ्यूजन में आ जाता है कि आखिर सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है। अभी हमारे किसी भाई ने पोस्ट किया, चंद्रयान 3 पहुंच गया वहां चंद्रमा पे। एक ने लिखा कि धर्म जो है वो पृथ्वी पर ही रह गया और विज्ञान जो है वो पहुंच गया चांद पे, और बड़े मस्ती से चल रहे हैं। उनको मैंने फेसबुक पे कमेंट तो नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर मैंने चिंतन मंथन किया कि इस अज्ञानी व्यक्ति को धर्म नहीं पता है और न संप्रदाय पता है, इसलिए ये ऐसा लिख रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि आपको, आपके समाज के बीच में लोगों ने धर्म के प्रति नफरत फैलाया है। धर्म के प्रति नफरत, जैसे धर्म का नाम लूंगा तुरंत पंडित जी याद आ जाएंगे, तुरंत जो है बाबा जी याद आ जाएंगे, कहोगे अरे नहीं धर्म जो है बड़ा ही बेकार है, धर्म के चक्कर में मत पड़ो। अभी एक एंकर कोई बोल रही थी, बोली धर्मांधता इस देश में चरम पर है। वो एंकर बोल रही, उसको भी नहीं पता धर्म क्या है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म बनाया नहीं है, सनातन धर्म का आविष्कार किया। जो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर, इस नेचुरली कुदरत की जो देन है, कुदरत का जो नियम और कानून है, भगवान बुद्ध उसी के प्रतिरूप थे और कुदरत से ही अपना कनेक्शन जोड़ करके उन्होंने, जो कुदरत ने उन्हें संदेश दिया, उस संदेश को आपके बीच में लाया और धर्म के वास्तविक स्वरूप को आपके बीच में प्रस्तुत किया। और वही सत्य है, वही धर्म है, वही धम्म है, वही सनातन है। हर मानव के लिए कल्याणकारी है, सर्वजनीन है, कोई भी जीव है, हर प्राणी के लिए वो समान है। भगवान बुद्ध ने जिस धम्म की स्थापना करी, जिस संदेश को उन्होंने दिया, वो हर मानव के लिए समान है। इसलिए हम कहते हैं कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, और मानव एक समान, यही कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो चोर और चंडाल यहाँ पैदा होते चले गए। तो चोर चंडालों में उन्होंने कहा कि हे बुद्ध, तुम ऐसे बताते हो तो मैं ऐसे करता हूँ। बुद्ध का एक भाई था देवदत्त, वो मानने को तैयार ही नहीं था कि बुद्ध तुम सही हो, है ना। वैसे ही मैं किसी संप्रदाय की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता को समझिएगा। भगवान महावीर भी उसी बुद्ध काल में